हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञानदीप में। तो फ्रेंड्स, आज का संपादकीय हम लोग देखेंगे प्रदूषण की आर्थिक कीमत, और ये डेट है आपका 31 दिसंबर 2020 का। तो आइए देखते हैं लेखक इसमें क्या बताना चाहते हैं। देश में वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर पाने में नाकामी हाथ लगने के कारण देश को हर वर्ष 37 अरब डॉलर मूल्य की आर्थिक क्षति पहुंच रही है। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का करीब 1.4% है। इतना ही नहीं, करीब 16.7 लाख लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदूषित हवा के चलते अपनी जान गंवा बैठते हैं। मौत का यह आंकड़ा दुनिया में सर्वाधिक है, और यहाँ तक कि यह कोविड-19 के कारण हुई मौतों से भी ज़्यादा है। आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़ी तथा उत्पादकता संबंधित यह क्षति देश की तेज आर्थिक वृद्धि की आकांक्षा की राह रोक सकती है। यह चौंकाने वाले खुलासे स्वास्थ्य संबंधी पत्रिका दी लैंसेट में प्रकाशित किए गए हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि वायु प्रदूषण की समस्या से सही ढंग से नहीं निपटा गया तो यह हमारे बच्चों और भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत बुरा होगा। आने वाली पीढ़ियों में हृदय रोग, मधुमेह और श्वसन संबंधी बीमारियों की आशंका अधिक होगी। यहाँ तक कि बच्चों की बुद्धिमत्ता भी प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद वायु प्रदूषण से लड़ाई हमारी प्राथमिकता में नहीं है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वायु प्रदूषण की समस्या के लिए उत्तर भारत के भारी प्रदूषण वाले राज्य अधिक जवाबदेह हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर इसका गढ़ है। इस समूचे क्षेत्र में व्याप्त हवा वर्ष भर अत्यधिक प्रदूषित रहती है और ठंड के दिनों में हालत अत्यधिक खराब हो जाते हैं। यही वह समय है जब स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और PM 10 समेत तमाम प्रदूषक तत्व जमीन के करीब रहते हैं और हमारे इर्द गिर्द की हवा में मिलकर दमघोंटू माहौल बना देते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में एनसीआर के आसपास के इलाकों में फसल अवशेष जलाए जाते हैं, जिससे धुआं तथा अन्य प्रदूषक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं। इससे इस इलाके की हवा और प्रदूषित हो जाती है, परंतु स्थानीय कारण मसलन धूल, वाहनों से होने वाले प्रदूषण और कचरा जलाने में होने वाले प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। चूँकि प्रदूषण के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, इसीलिए भारत को विशिष्ट प्रदूषण नियंत्रण नीतियाँ तैयार करने की आवश्यकता है। ऐसे में सरकार कुछ हालिया कदम बेहतर नज़र आते हैं। सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में हवा की गुणवत्ता का प्रबंध करने के लिए अधिकार प्राप्त आयोग की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण EPCA तथा इसके तहत 3 अन्य समितियां और कार्यबल की नियुक्ति की है। लेकिन हकीकत में गत 5 नवंबर को एक अध्यादेश द्वारा गठित यह आयोग युद्ध स्तर पर काम करने में नाकाम नजर आया है। अतः अब तक कुछ सामान्य आदेश जारी किए गए हैं। इसमें भी पानी की फुहारेदार सिंचाई, सड़कों पर यांत्रिक तरीके से झाड़ू लगाने की विनिर्माण और इमारतों को ध्वस्त करने पर धूल का नियंत्रण रखने जैसे आदेश प्राय कागजों पर ही रह गए हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ समय में इस इलाके की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब रही है। हवा को साफ करने के लिए जिस प्रकार के आपात उपायों की आवश्यकता थी वे देखने को नहीं मिले हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं को आश्चर्य जताया है कि यदि
ऐसा ही होना है तो हर राज्य की भागीदारी वाली इतनी बड़ी संस्था का गठन क्यों किया गया है? आयोग अपनी प्रासंगिकता तभी साबित कर पाएगा जब तक विचार पेश करता है और प्रदूषण के स्रोत पर रोक लगा सकता है। केवल पुराने कदमों को दोहराने से सफलता नहीं मिली। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।